हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे बच्चों, बेहतरीन होंगे। बेहतरीन तरीके से आप सब बच्चों की तैयारी चल रही होगी बच्चों। तो अपने जो है चैनल पे प्रत्येक दिन बच्चों एक टॉप 10 नाम से सीरीज चल रही थी जिसका नाम था सुपर 30, यानी कंप्लीट इसमें आपको मैं 30 जो है क्लास से बच्चों आपके लिए लेके आऊंगा, जिस प्रत्येक क्लास के अंदर जो है 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का अपने कंप्लीट विश्लेषण करते हैं। कंप्लीट विश्लेषण यानी लगभग जो उसके बारे में 5 से लेके 10 जानकारियां अपन उससे संबंधित जो है कलेक्ट करके मैं आपके लिए बताता हूं बच्चों। तो आज जो सेशन है सुपर 30 का, ये क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 4 है बच्चों। इससे पहले 3 क्लासें मैं इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। 3 क्लासें पहले जाके देखिए बच्चों। 3 क्लासों के अंदर बेहद जानदार शानदार वाले क्वेश्चन है। बेहद जानदार और शानदार वाले इसलिए क्वेश्चन है बच्चों क्योंकि सीधे सीधे वहां से एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी क्या रहती है बच्चों? संभावना रहती है। तो सभी बच्चों का स्वागत है फिर से आज की क्लास में। और आज अपन शुरू करते हैं बच्चों पार्ट नंबर या फिर क्लास नंबर 4। ये जो क्लास रहने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और अगर डिजाइन की गई है तो ये कंप्लीट एसएससी के एग्जाम्स के लिए। और अभी देखो एसएससी का CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होने वाला है बच्चों, तो उसके लिए बड़ी क्लास जो है। इसके अलावा NTPC के पेपर अभी जून में स्टार्ट होंगे और इसके अलावा बच्चों दिल्ली पुलिस जो नवंबर दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का और क्लास का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? भैया पूछा गया है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, HVR लेंगर, PC भट्टाचार्य, LK झा। तो कौन थे इसमें? इसका जो सही आंसर है बच्चों, ये सही आंसर है CD देशमुख। CD देशमुख जो है पहले आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। पहले गवर्नर नहीं पूछा इसने पूछा कि पहले भारतीय गवर्नर बताइए। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन होंगे? CD देशमुख होंगे बच्चों। देखो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है भैया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। ये लीजिए पहला क्वेश्चन तो यही बना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो इस आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय था बच्चों कलकत्ता के अंदर, जिसे कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता के अंदर आरबीआई का मुख्यालय था। और फिर जो है 1937 के अंदर बच्चों इस आरबीआई का मुख्यालय कहां पर कर दिया गया? बंबई के अंदर स्थापित कर दिया गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो अब कलकत्ता के अंदर नहीं है, अब आरबीआई का मुख्यालय है बंबई के अंदर। आरबीआई का मुख्यालय कब कर दिया गया? 1937 के अंदर कर दिया गया था। आरबीआई का केंद्रीकरण किया गया 1 जनवरी 1900। ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रलाइजेशन यानी आरबीआई का केंद्रीकरण कब कर दिया गया था? केंद्रीकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया। सबसे बेहद ज्यादा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है। 1 जनवरी 1949 को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए आरबीआई का जो केंद्रीकरण है ये केंद्रीकरण कब किया गया? तो केंद्रीकरण यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इसे 1 जनवरी 1949 के अंदर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई भारत का वित्त वर्ष पूछ लिया जाता है। ये तो क्वेश्चन या तो इकोनॉमिक्स में से बनता है बच्चों या इसके अलावा पॉलिटी के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार बनता है। भारत का वित्त वर्ष कौन सा है? भारत का वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो है भारत का कौन सा वर्ष हो गया? भारत का वित्तीय वर्ष हो जाता है बच्चों। इसके अलावा पूछा जाए कि भारत के अंदर नोटबंदी कब की गई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है। नोटबंदी, ये तो सभी बच्चों को याद होगा। विमुद्रीकरण नोटबंदी कब की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को की गई थी। और जब नोटबंदी की गई थी उस समय भारत के आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल।
उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। अब आते हैं बच्चों अपन वापस क्वेश्चन की ओर, कि देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पहले भारतीय गवर्नर पूछे गए थे। तो देखिए, पहले भारतीय गवर्नर पूछ लिया जाए, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बताइए, तो सर ओस बार्थ समित होंगे, सर ओस बार्थ समित होंगे, सर ओस बार्थ समित होंगे। एक क्वेश्चन तो ये बना अपने सामने। अब ये तो कब क्वेश्चन काम आएगा, ये तो तब क्वेश्चन काम आएगा जब अपने से पूछ लिया जाए कि आप बताइए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। इसने ना तो ब्रिटिश नाम दिया है, ना इसने कहीं पर भी भारतीय नाम दिया है, तब अपना सही आंसर कौन सा होने वाला, सर ओस बार्थ समित होने वाला। फिर अपने से पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय गवर्नर बताइए, यहां से क्वेश्चन बनता है भैया, पहले भारतीय गवर्नर बताइए, तब अपना नाम क्या आएगा बच्चों, सी डी देशमुख। अब अपना आंसर आएगा सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। सी डी देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, सी डी देशमुख। इसके अलावा पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर बच्चों संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। और ये कौन से नंबर के हैं, ये है 26वें नंबर के, 26वें नंबर पे। तो देखिए 3 गवर्नर अपने सामने आए, कौन कौन से। पहला गवर्नर हो गया सर ओस बार्थ समित हो गए, वर्तमान के हो गए। और जिस समय भारत के अंदर जो है नोटबंदी की गई थी, उस समय पूछ लिया जाए तो उस समय कौन थे बच्चों, उस समय थे उर्जित पटेल थे। इसके अलावा 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। कभी भी पूछ लिया जाए कि 1 रुपए का नोट है या फिर 1 रुपए का सिक्का जो है ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के नोट या 1 रुपए के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये लीजिए वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपए से ऊपर का अगर कोई नोट है तो 1 रुपए से ऊपर के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होंगे भैया, आरबीआई के गवर्नर के। ये बहुत ध्यान रखने वाली है, आरबीआई के गवर्नर के होंगे। तो कभी अपना क्वेश्चन बने कि 1 रुपए के नोट जो है कौन जारी करता है, तो ये लीजिए वित्त मंत्रालय जारी करता है। और हस्ताक्षर पूछा जाए किसके होंगे, तो ये वित्त सचिव के क्या होते हैं बच्चों, हस्ताक्षर होते हैं। अब देखिए कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, 1 रुपए का तो अपन ने पढ़ लिया, 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट हो गया। फिर 2 नंबर पे देखो 20 रुपए का नोट हो गया। 3 नंबर पे 50 रुपए का नोट हुआ, 100 रुपए का नोट हुआ, 100 रुपए का नोट हो गया, 200 रुपए का नोट हुआ और 500 रुपए का नोट हुआ। टोटल कितने रुपए हो गए देखो, हो गए क्या, 500, 700, 800, 850, 870, 890 हो गए। 10 रुपए के नोट जो है इस पे किसकी फोटो लगी रहती है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो 10 रुपए के नोट पर फोटो अंकित होती है बच्चों सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 पर होती है एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब गुफाएं। 50 रुपए के नोट पर देखिए बताइए, हम्पी कर्नाटक। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव गुजरात, रानी की बाव गुजरात। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। और 500 रुपए के नोट पर है बच्चों लाल किला, लाल किले की फोटो है। तो ये भी कई बार एग्जाम्स के अंदर देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपके सामने एक ही था, मैंने पहले भी कहा था जो जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे उन क्वेश्चन का कंप्लीट अपन विश्लेषण करेंगे। चाहे 10 की बजाय मैं आपके सामने 6 क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन उन 6 क्वेश्चन के अंदर भी लगभग आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कई बार एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाला दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसमें भी अपने को एक न एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों यहाँ से कंप्लीट मिलेंगे। 10 रुपए, 20, 50, 100, 200, 500। और कई बार तो यहाँ ये तक भी पूछ लिया जाता है कि ये जो नोट है इनका कलर भी बताइए, किस प्रकार के कलर के होते हैं बच्चों। दोस्तों एक 2000 का नोट भी था, उसे बंद कर दिया गया था। इस 2000 के नोट के ऊपर बच्चों था गगनयान, गगनयान। वर्तमान के अंदर ये बंद है, गगनयान। चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 2 है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। कोई भी पेपर उठा के देखिए, दिल्ली पुलिस का, एसएससी का, रेलवे का, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, लगभग एग्जाम्स के अंदर, लगभग या 4 या 5 एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके टॉप 10 क्वेश्चन यानी सुपर 30 बैच के अंदर मिलेंगे। देखो हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों ये मनाया जाता है 10 दिनों के लिए। कहाँ मनाया जाता है, कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, किस राज्य के अंदर मनाया जाता है और क्या कहा जाता है। देखो हॉर्नबिल महोत्सव, एक तो है बच्चों हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, एक तो हॉर्नबिल महोत्सव हो गया। एक एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है ओणम, ओणम, ओणम पूछा जाता है। एक एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। एक पूछा जाता है खान महोत्सव, खान महोत्सव, खान महोत्सव। एक पूछा जाता है बाथुकंपा महोत्सव, बाथुकंपा, यहां लिखते हैं बाथुकंपा महोत्सव, बाथुकंपा महोत्सव। अब देखो सबसे पहले ओणम पूछा जाता है, माफ करना, हॉर्नबिल महोत्सव पूछा जाता है कहां मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है बच्चों नागालैंड के अंदर, नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर। ये मनाया जाता है 10 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसे जो है नागालैंड की सभी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, नागालैंड की सभी जनजातियों के द्वारा, सभी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इसीलिए इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, इसी त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल नामकरण पूछा जाए किसके ऊपर पड़ा था, तो ये हॉर्नबिल पक्षी के ऊपर पड़ा है बच्चों। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो है ये नामकरण पक्षी के ऊपर पड़ा है, पक्षी पर पड़ा है। तो ये देखिए ये कंप्लीट जानकारी किसके बारे में थी, हॉर्नबिल महोत्सव। अब है बच्चों ओणम, ओणम कई बार पूछा जाता है कि ओणम कहाँ का राजकीय नृत्य। देखिए ओणम है केरल का राजकीय नृत्य, केरल का राजकीय नृत्य। ये मलयालम महीने के अंदर मनाया जाता है, मलयालम महीने में, मलयालम महीने के कैलेंडर के प्रथम माह में मनाया जाता है, मलयालम महीने के कैलेंडर के प्रथम महीने में मनाया जाता है, प्रथम महीने में मनाया जाता है, प्रथम महीने या प्रथम माह के अंदर मनाया जाता है। एक उत्सव है कौन सा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा पूछा जाता है। ये गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का है बच्चों, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है इसे, नव वर्ष के रूप में। गुड़ी पड़वा जो है महोत्सव मनाया जाता है कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। फिर आता है अपने खान महोत्सव। ये खान महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में मीनी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मीनी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बाथुकंपा महोत्सव, देखो बाथुकंपा महोत्सव पूछा जाए कहां मनाया जाता है, तो बाथुकंपा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा इसे आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है बच्चों, आंध्र प्रदेश के अंदर भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का और एक क्लासिकल डांस है, नाम बताइए उसका कौन सा हो गया, कुचिपुड़ी। एक और भी है आंध्र प्रदेश का जिसका नाम है बच्चों कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस। ये लीजिए, ये तो ये आपके सामने थे बच्चों कौन कौन से। तो ये मनाया जाता है कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, 10 दिन। हॉर्नबिल महोत्सव हो गया। ओणम तो बहुत बार पूछा जाता है भैया, कोई भी एग्जाम होता है बच्चों तो सबसे पहले तो मैं 2 स्टेट बता रहा हूं। एक तो आपका देखिए केरल, यहां से बहुत सारी जानकारियां हर बार पूछी जाती है। और इसके अलावा देखिए एक असम के बारे में,
3 नंबर पे कभी आपसे पूछ लिया जाए कौन सा स्टेट होगा, तो मैं प्रीफर करूंगा आपको नागालैंड के, नागालैंड। और जब भी अगर कहीं बच्चों स्टेट की बात आती है तो यहाँ पर राजस्थान से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जामिनर के। तो ये महोत्सव थे, कौन कौन से महोत्सव कब मनाए जाते हैं, किस स्टेट के अंदर मनाए जाते हैं? हॉर्नबिल, ओणम, गुड़ी पड़वा, खान महोत्सव, इसके अलावा कौन सा हो गया बाथुकंपा महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखो, न जाने कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा? हरित क्रांति, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। सबसे पहले देखो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। बिल्कुल 1960 के अंत के दशक में शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, कहां पर शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है पंजाब स्टेट, पंजाब के अंदर शुरू की गई। ये लीजिए पंजाब। अब देखो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। भारत के अंदर हरित क्रांति, सबसे पहले तो जनक पूछा जाता है हरित क्रांति का। भारत में हरित क्रांति का जनक लिखो, भारत में हरित क्रांति का जनक। सबसे पहले भारत की अपन चर्चा कर रहे हैं बच्चों कि भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। पहला क्वेश्चन तो ये बना, भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में होती है? 1960 के दशक में होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है बच्चों 1960 के दशक के अंदर होती है। बहुत बढ़िया। हरित क्रांति का प्रभाव जो है सर्वाधिक किस फसल पर पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? ये कई बार एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है। तो 2 फसलों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। एक फसल तो है गेहूं और दूसरी जो फसल है ये है चावल। सर्वाधिक प्रभाव अगर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक प्रभाव जो है कहां पर पड़ता है? गेहूं और चावल पर पड़ता है। इसके अलावा शुरुआत कहां पर की गई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कई स्टेट के अंदर इसकी शुरुआत मिलती है। पंजाब, हरियाणा और कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और एक स्टेट का पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 1960 के अंत में शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत कहां पर होती है बच्चों? पंजाब के अंदर होती है। एक स्टेट पूछ लिया जाए अपने से तो तब अपना आंसर क्या होगा? पंजाब से इसकी शुरुआत होती है। पंजाब, पंजाब से इसकी शुरुआत होती है। अब देखो गेहूं के अंदर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बच्चों, गेहूं उत्पादन के अंदर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। 2 नंबर पे चावल उत्पादन के अंदर भी सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के अंदर जो है गेहूं उत्पादन के अंदर सबसे पहले स्थान, भारत में गेहूं उत्पादन के अंदर सबसे पहले स्थान पर आप स्टेट बताइए, राज्य बताइए। तो इस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रति हेक्टेयर बताइए, आप प्रति हेक्टेयर बताइए, तो ये पूछ लिया जाए, सीधा पूछ लिया जाए तब तो अपना यूपी होगा। और प्रति हेक्टेयर पूछ लिया जाए तो प्रति हेक्टेयर देखिए यहां पर आंसर अपना उत्तर प्रदेश नहीं आएगा भैया, यहां पर अपना आंसर है पंजाब आएगा। प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो ये पंजाब है। इसके अलावा उत्पादन के अंदर यानी गेहूं उत्पादन के अंदर भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। 2 नंबर पे चावल, चावल उत्पादन के अंदर पूछ लिया जाए कि चावल उत्पादन के अंदर आप प्रथम स्थान बताइए। चावल उत्पादन में आप प्रथम स्थान बताइए। चावल उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है बच्चों पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। अब देखो पूरी दुनिया के अंदर पूछ लिया जाए गेहूं उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो पूरी दुनिया के अंदर गेहूं उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर है चीन हो गया। प्रथम स्थान पर चीन है। और चावल उत्पादन के अंदर भी प्रथम स्थान पर कौन सा मुल्क हो गया, कौन सा देश हो गया बच्चों? ये भी चीन। तो ये तो भारत के अंदर बात थी किसकी? भारत के अंदर बात थी हरित क्रांति की। अब अपने से पूछा जाए कि दुनिया के अंदर बताइए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पूरी दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
पूरी दुनिया के अंदर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है बच्चों एम एस बोरलॉग को, एम एस बोरलॉग, एम एस बोरलॉग। और ये जो एम एस बोरलॉग है, इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। 1970 के अंदर जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जबकि नोबेल पुरस्कार की कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि शुरुआत कब होती है, तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की बच्चों शुरुआत होती है। एम एस स्वामीनाथन को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, एम एस स्वामीनाथन को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। ये भारत रत्न प्रदान किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2024 के अंदर पुरस्कार ये प्रदान किया गया था, और 2024 के अंदर कुल 5 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया। और वर्तमान समय तक भारत सरकार के द्वारा 53 लोगों को, 53 लोगों को बच्चों भारत रत्न पुरस्कार क्या कर दिया जाता है, अब तक प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। चलें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए संविधान का क्वेश्चन है, और हर बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है? ये लघु संविधान कहलाता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, बात की गई है संविधान संशोधन की, तो 42वां संविधान संशोधन 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। 35वां संविधान संशोधन होता है 1975 के अंदर, 1975 के अंदर। 36वां संविधान संशोधन भी होता है 1975, 1975 के अंदर। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन तो ये बना। 1976 के अंदर जिस समय संविधान संशोधन हुआ था उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। 1975 के अंदर भी 35वां संविधान संशोधन के समय भी इंदिरा गांधी थी, 75 के अंदर भी इंदिरा गांधी थी, सॉरी 36वें संविधान संशोधन के समय 1978 के अंदर थे मोरारजी भाई देसाई, भारत के अंदर प्रथम। बच्चों भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताएं कि बताइए भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से? भारत के संविधान में संशोधन की अपन बात करें तो संशोधन के कई बार पूछ लिया जाता है कि संशोधन के प्रकार बताइए, कितने प्रकार से संशोधन होता है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा है बच्चों, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? तो संविधान में संशोधन होते हैं 3 प्रकार से। 3 प्रकार से संविधान में क्या होते हैं? संशोधन होते हैं। अब फिर से देखिए, यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। पूछा जाए संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो संविधान में संशोधन हो सकते हैं 3 प्रकार से। अब आप कहोगे सर तीनों प्रकार बताइए, बिल्कुल आपको तीनों प्रकार बताते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे? सबसे पहला प्रकार है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। 2 नंबर पे प्रकार है विशेष बहुमत के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। और 3 नंबर पे है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन हो गया, आधे राज्यों का अनुमोदन। अब देखिए क्वेश्चन भी मिल गया आपको, आंसर भी मिल गया। संविधान में संशोधन लिख ही देता हूं मैं आपके सामने। संविधान में संशोधन कितने टाइप से होगा, कितने प्रकार से होगा बच्चों? 3 प्रकार से है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। संविधान में संशोधन करने का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो संविधान में संशोधन करने का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 368, 368 के अंदर संशोधन करने का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? अब देखिए कहानी बदल गई ना, 2 प्रकार से संशोधन। अब आप कहोगे सर आप कभी तो कहते हो 3 प्रकार से, कभी कहते हो 2 प्रकार से। देखो संविधान में संशोधन पूछ लिया जाए 3 प्रकार से होगा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन हो गया। लेकिन पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है? उल्लेख करता है बच्चों आर्टिकल नंबर 368। और 368 जो है ये भाग नंबर 20 के अंदर अपने को मिलता है, भाग नंबर मिलता है 20 के अंदर मिलता है। 2 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? अब ये 2 प्रकार हो गए, देखिए एक तो विशेष बहुमत और एक हो गया विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन हो गया।
तो इसका मतलब ये हो गया कि साधारण बहुमत के द्वारा होने वाले संविधान संशोधन कभी भी आर्टिकल नंबर 368 में नहीं आते। समझाने की जो मैं बात कह रहा हूं फिर से देखिए कि साधारण बहुमत के द्वारा होने वाले संविधान संशोधन कभी भी आर्टिकल नंबर 368 में नहीं आते। देखो कहां पे आए, आर्टिकल नंबर 368 में केवल दो ही प्रकार है, एक विशेष बहुमत हो गया, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन हो गया। अब एसएससी क्वेश्चन पूछती है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कितने बने, सबसे पहले प्रक्रिया का उल्लेख, आर्टिकल बताइए, लिख दिया भैया आर्टिकल नंबर 368 है, अभी मैं बता रहा हूं आपको आर्टिकल नंबर 368 है। भाग नंबर कौन सा है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, भाग नंबर है बच्चों 20 हो गया। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल नंबर 368 के अंदर किस देश के संविधान से यह प्रक्रिया ली गई है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से है, तो ये बच्चों साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये छोटी छोटी बातें आपके सामने हुई जो एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। अब अपने सामने देखो क्वेश्चन कौन सा बनता है, क्वेश्चन ये बना वापस से कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान विकास, लघु का मतलब होता है बच्चों छोटा संविधान, ये है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। एक सेकेंड, 42वां संविधान, चलो यहीं पे लिखते हैं 42वां संविधान संशोधन। देखो बच्चों 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर, 1976 के अंदर पहली बात देखो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 1976 के अंदर हुआ, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, किसके कार्यकाल के अंदर ये 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ, इंदिरा गांधी के कार्यकाल, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर हुआ था। सिफारिश भी कई बार पूछ लिया जाता है, एक समिति बनी हुई थी जिस समिति का नाम था सरदार सवर्ण सिंह समिति, सवर्ण सिंह समिति। लगभग इन्हीं की सिफारिश पर जो है कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है बच्चों लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। लघु का मतलब होता है छोटा, इसे लघु संविधान की संज्ञा क्यों दी जाती है, इंदिरा गांधी का जब कार्यकाल था, आपको पता है इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनती है बच्चों 1966 के अंदर प्रधानमंत्री बनती है, दूसरी बार 1966 से 77 तक प्रधानमंत्री रहती है। इसके अलावा दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती है 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री बनते हैं। पहला जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल के अंदर इंदिरा गांधी के द्वारा भारत का जो संविधान था, इस भारत के संविधान के अंदर लगभग 1/3 संविधान को बदल कर रख दिया था। जब 1/3 संविधान को बदल कर रख दिया था तो जो बदला था वो भी अपने आप के अंदर एक छोटा संविधान बन गया था, वो भी अपने आप में छोटा संविधान बन गया था। और जब छोटा संविधान बन गया था इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। लेकिन एग्जामिनर के द्वारा जो लैंग्वेज उपयोग की जाती है वो लघु संविधान कहा जाता है। इसके अलावा और इंदिरा गांधी के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई थी, देखो भारत के संविधान के अंदर मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। सरदार सवर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल इंदिरा गांधी के द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल ये भी 5 वर्ष से हटाकर कितने वर्ष कर दिया था बच्चों, 6 वर्ष कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। जब अपन 42वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो अपने आप के अंदर लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे की ये क्लास बनती है, लेकिन जितना शॉर्ट हो सकता था उतनी शॉर्ट अपन ने जानकारी की है। किसके बारे में, 42वें संविधान संशोधन के बारे में। मोस्टली जब भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है या तो 42वां पूछा जाएगा या 44वां। क्यों, क्योंकि 42वें के अंदर जो जो प्रावधान किए थे इंदिरा गांधी ने लगभग संविधान को बदल के रखा था। बाद में सरकार आती है मोरारजी भाई देसाई की 1977 के अंदर। जैसे ही मोरारजी भाई 1977 से 1979 के बीच प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर वो संविधान संशोधन कर देते हैं, कौन सा, 44वां। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आप यकीन मानिए जितने परिवर्तन किए थे इंदिरा गांधी ने, उन सारे परिवर्तनों को वापस बदल कर रख दिया था। किसके द्वारा, मोरारजी भाई देसाई के द्वारा बच्चों।
तो ये भी अपने सामने एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन को। तो ये कहा जाता है बच्चों इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को कहा जाता है। देखो जब आप और हम दो क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से, एक क्वेश्चन तो बनता है मुगल काल से, एक क्वेश्चन बनता है बच्चों दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत को जब अपन पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 राजवंश मिलते हैं अपने, 5 राजवंश अपने को मिलते हैं। ये 5 राजवंश अपने को कौन कौन से मिलते हैं? पहला राजवंश अपने को मिलता है बच्चों गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा अपने को मिलता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। 3 नंबर पे मिलता है अपने को तुगलक वंश, तुगलक वंश। 4 नंबर पे अपने को मिलता है सैयद वंश, सैयद वंश। और 5 नंबर पे अपने को मिलता है लोधी वंश, लोधी वंश। देखो कैसे आप याद रख पाओगे इनको। अगर आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश ये याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं रहते तो देखो एक छोटी सी ट्रिक है, आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे हो, ये मैंने अंगूठा अंदर किया और ये मैंने पूरी की पूरी मुट्ठी क्या कर ली, बंद कर ली। तो देखो अंगूठा सबका क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो पहला वंश भी कौन सा हो गया, गुलाम वंश हो गया। जब भी खुजली आती है तो अपन इस अंगुली से, देखिए ये अंगुली, इस अंगुली से अपन खुजली करते हैं, तो दूसरा वंश कौन सा हो गया, खिलजी वंश। अब देखो, अब 3 नंबर पे अंगुली 1 2 3, या इधर से भी 1 2 3, तो ये कौन सी अंगुली होगी, 3 नंबर अंगुली होगी। तो इसका मतलब ये देखिए कौन सा वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया। अब देखिए ये अंगुली 4 नंबर वाली अंगुली सबका क्या देती है, 7 दे रही है, अंगूठे का भी दे रही है, इस अंगुली का भी दे रही है, इसका भी दे रही है, इसका भी दे रही है। तो कौन सा वंश हो गया बच्चों, सैयद वंश हो गया। और लास्ट वाली अंगुली देखिए, छोटी छोटी जो अंगुली है ये सबसे लदी हुई रहती है, तो कौन सा वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। अगर वैसे आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्रम के अनुसार पूछ लिया जाता है कि क्रम के अनुसार जो है आगे पीछे कर दिए जाते हैं और उसके बाद आपको कहते हैं कि इन क्रमों को आप सही से जमाइए। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, आपको बहुत बढ़िया से क्या करना है बच्चों, जमाना है। अब अपने क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश की जब अपन कार्य अवधि पढ़ते हैं तो इसकी कार्य अवधि मिलती है 1211 से लेके बच्चों 1236 तक, 1211 से लेके 1236 तक। नाम सुना होगा आपने, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान इन्हीं की पुत्री थी, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र जो है बच्चों महिला शासिका रजिया सुल्तान। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसकी पुत्री थी, भैया इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की पुत्री थी। पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। लेकिन इससे भी देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के अंदर पहली महिला मुस्लिम शासिका का नाम बताइए, रजिया सुल्तान हो गया। अगर ये क्वेश्चन चूक जाता है एग्जामिनर तो क्वेश्चन कौन सा पूछता है कि इल्तुतमिश ये जो है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो ये किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। कार्यकाल मिलता है अपने को इल्तुतमिश का 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली के अंदर स्थानांतरित की थी, राजधानी दिल्ली को बनाया था, राजधानी जो है अपनी इसने दिल्ली को बनाया। इल्बरी जनजाति का तुर्क था ये, इल्बरी जनजाति का तुर्क, इल्बरी जनजाति का बच्चों ये क्या था, तुर्क था ये। इसके अलावा चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, चंगेज खान बड़ा क्रूर शासक था ये। चंगेज खान ने भारत पर शासन किसके समय के अंदर किया था, तो ये किया था
इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर किया था चंगेज खान के द्वारा। इसके अलावा चांदी का सिक्का और तांबे का जित्तल, चांदी का सिक्का और तांबे का जित्तल इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। चांदी का सिक्का और तांबे का जित्तल। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आज का। बहुत चालीसा का गठन, एक और नाम लिखिए आप यहाँ पर, चालीसा का गठन किसके द्वारा किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा। चालीसा, 40 लोगों का दल था, चालीसा का गठन ये भी किसके द्वारा किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये लीजिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे बच्चों आज वाले। बहुत अच्छी से क्लास आपको लगानी है। क्लास के साथ साथ मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने, तैयार आपको करने। जो स्टूडेंट है आज भी इस बात की श्योरिटी के साथ आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये 30 क्लासेस जिस भी स्टूडेंट ने लगा ली, सबसे पहले देखो 30 क्लास आप लगाओगे 1 सेकेंड के लिए, 30 क्लास लगाओगे तो 30 क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 30 दाया कितने हो गए, 300 हो गए। बिल्कुल, अब 300 के अंदर प्रत्येक के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लगभग 10 बातें मिलने वाली है, प्रत्येक के अंदर 10 बातें मिलती हैं। तो 300 को देख लीजिए, आप 10 से गुना करोगे तो हजारों पे बात चली गई नहीं। लगभग 2.5 से लेके 3000 क्वेश्चन जो है आपके क्या होने वाले हैं बच्चों, तैयार होने वाले हैं। अगर 2.5 से 3000 क्वेश्चन किसी भी बच्चे के तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस का जो पेपर है भैया, दिल्ली पुलिस के पेपर के अंदर जिस भी बच्चे का जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है वही लगभग क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। क्यों क्वालिफाई करेगा, इसलिए कि दिल्ली पुलिस के अंदर 50 नंबर का जीके आने वाला है। मात्र केवल और केवल 15 नंबर की मैथ आएगी भैया, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी और 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। ये लीजिए 25, 15 और 10 25, 25 और 25 50, 50 और 50 कितने हो गए, 100। तो 100 नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर 50% आपका क्या आने वाला, जीके। और जीके में भी सबसे ज्यादा जो जीके पूछा जाएगा वो क्वेश्चन या तो आपके पॉलिटी से, पिछली बार का आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्टिकल पे पूछे गए थे। और इससे पहले जो है मैं आपके साथ इस बात की भी श्योरिटी देता हूं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले कंप्लीट मैं आपको स्ट्रेटेजी के और कंप्लीट मैं आपको पॉलिटी के जो है एमसीक्यू करवाऊंगा। तो अभी तो चल रही है आपकी सीरीज, बाद में मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा बच्चों। तो टॉपिक वाइज अगर करवाऊंगा तो लगभग आपको प्रत्येक टॉपिक के 35 से 40 क्वेश्चन फटाफट अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ क्या, क्लास नंबर 5 के साथ। तब तक बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप जो है खूब सारी तैयारी करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।